नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आडवा, सतपाल महाराज की मौजूदगी रही। जानकारी दे दें कि कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ता को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। पहले विचलन में फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। वही बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे दोगुना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। बैठक के बारे में सचिव शैलेश बागोली और वही सचिव दिलीप जावलकर और डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने विस्तार से बताया। एक मांगी थी कुछ समय से, तो जिसके संदर्भ में आज माननीय कैबिनेट द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक तो जो साल में एक बार आपको वेतन वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जो लोग 31 जून के एंड में और दिसंबर के एंड में जो रिटायर होते हैं, उनको उनके द्वारा पूर्ण साल की सेवा तो दी गई होती है, लेकिन उनको इंक्रीमेंट का लाभ वो जब रिटायर होते हैं तो उसके पेंशनरी बेनिफिट में वो जुड़ता नहीं है। तो इसके संदर्भ में काफी मांग थी, उसके संदर्भ में उसको सकारात्मक विचार करते हुए अभी जो भी व्यक्ति 30 जून को या फिर आपके 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसका निर्णय आज किया गया। तो देखिए, अलग अलग रेशियो के लिए अलग अलग प्रकार की सब्सिडी निर्धारण किया गया है। अगर वो एक्सक्लूसिव ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एलएमआईजी ही बना रहा है तो उसके लिए सब्सिडी ज्यादा है, और अगर वो 15% ईडब्ल्यूएस, 35% एलआईजी, एलएमआईजी बना रहा है, बाकी दूसरे बना रहा है, तो उसके लिए सब्सिडी। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 है, उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी। तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन, जो एक एक्ट है हमारा, उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई। राजधानी देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय नूरखेड़ा में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आडवा भी मौजूद रहीं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित अन्य नेता व अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आडवा ने भी पीआरडी जवानों के आश्रितों को चेक भी वितरित किए। वहीं महिला का बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आडवा ने कहा कि प्रांतीय रक्षक दल जो कि हमारे स्वयंसेवक है, वे लगातार आपदा की परिस्थिति हो, शांति सुरक्षा का मामला हो या फिर पर्यटन का मामला हो, चाहे फिर चारधाम और चुनाव का मामला हो, कोई भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पीआरडी जवान लगातार तत्पर रहते हैं। प्रांतीय रक्षा दल का स्थापना दिवस आज हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रांतीय रक्षा दल के हमारे स्वयंसेवक हैं, वे लगातार जब कभी आपदा आए, जब कभी शांति सुरक्षा का मामला हो, जब कभी पर्यटन का मामला हो, चारधाम यात्रा के मामला हो, और चाहे वो चुनाव का मामला हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो चुनौतीपूर्ण होती है, वहां पर सबसे पहले कोई स्मरण में आते हैं तो हमारे पीआरडी जवान आते हैं। तो आज उनका स्थापना दिवस था। निश्चित रूप से उस स्थापना दिवस को पूरी ऊर्जा और उत्सव के साथ में आज हम लोगों ने देहरादून में मनाया। जो कार्य विभाग के द्वारा पीआरडी जवानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, वो आज उनके समक्ष आज फिर से उनको स्मृत भी करवाया। इसके साथ ही जो कुछ नए निर्णय हुए हैं, जहां हमने मृत आश्रितों को आज नौकरी दी है। ऐसे यहाँ के सम्मानित बहुत ही
का आग्रह करते थे अथवा नहीं करते थे, लेकिन मेरे परेड कमांडर श्री सुधीर तोमर। राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट में 2 नगर निगम के 100 वार्डों में 12-12 एसएससी व ओबीसी और 1 वार्ड संरक्षित किया जाने की संस्तुति की गई है। लिहाजा जिला प्रशासन स्तर पर वार्ड आरक्षण पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं इस बारे में प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विधायक का बयान सामने आया है। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें हमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। आगे जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं। और प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिसमें कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी अगर आएं और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सकें। इस व्यवस्था को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अचेंद्र अजय ने बताया कि महेश प्रदेश में तीर्थाटन की अगर संभावनाओं को देखते हुए सीएम ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इस बीच इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थान उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए
और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। खबर हरिद्वार के भगवानपुर से है, जहां पर अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ये मामला लॉकडाउन के दौरान का है, जहां बीजेपी विधायक के द्वारा 2 ट्रैकर्स और सफाई उपकरण खंड विकास कार्यालय भगवानपुर को दिए गए थे और लापरवाह अधिकारियों के लापरवाही और रवैये के चलते ट्रैक्टर पर घास और पेड़ पौधे तक उगाए हैं। ये ट्रैक्टर्स कूड़े में तब्दील हो गए थे, लेकिन जब मीडिया का कैमरा जब उन ट्रैक्टर्स पर पहुंचा तो अधिकारी नींद से जग गए और उन्होंने आनन फानन में महज 2 दिनों के भीतर ही ट्रैक्टर्स को ग्राम प्रधानों को आवंटित करना शुरू कर दिया। वही खबर सामने आने के बाद ग्राम प्रधानों ने भी उत्सुकता दिखाई और अपने गांव में सफाई के लिए ट्रैक्टर्स की डिमांड खंड विकास कार्यालय भगवानपुर से करना शुरू कर दिया। नमस्कार पत्रकार बंधु जी, मैं स्वामी घनश्याम ग्राम प्रधान भगवानपुर मसैदला। मैं हमारे गांव में एक पैमाश चली, पुणे पैमाश चली, जहां पर ग्राम सभा की काफ़ी ज़मीन निकल रही। रोजाना 2-4 बीघे निकलते, काफ़ी ज़मीन वहाँ पर निकलेगी। तो मैंने अपने पत्रकार बंधु के द्वारा चली हुई एक बैठक में पता चला कि भगवानपुर ब्लॉक में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो मैंने अपने सर को वीडियो साहब मैंने बोला, सर हमारे गाँव में जो पैमाश चली है तो उसके लिए हमें एक ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ही वाहन से वो जुताई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ज़मीन है। तो सर ने जब मेरी बात सुनी तो सर ने मेरे को उसके लिए हाँ बोली और आज मेरे को वो ट्रैक्टर मिल रहा है। कुछ समय के लिए सर ने दिया, जब तक हमारे यहाँ पर पैमाश चलेगी तब तक वो हमारे पास रहेगा। और उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवालय देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारियों को सख्त भू कानून के लिए हर तहसील के आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग में सुझाव लिया जाए। उप जिलाधिकारियों की भूमिका का बेहद अहम बताते हुए जिला स्तर पर सरगर्भित रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से भू कानून के संबंध में तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गई बैठकों की रिपोर्ट का अपडेट लिया। कहा कि रिपोर्ट के आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी वर्गों के सुझावों को शामिल किया गया। अभी हितधारकों के सुझावों से तैयार रिपोर्ट अल्मोड़ा, नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों ने तैयार कर ली है। शेष जिले भी जल्द रिपोर्ट भेज सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि रानी जिलाधिकारी स्पष्ट करे कि जिले की हर तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई।
और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बीते दिन तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता भी शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि आक्रोश मार्च हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी सरकार पर जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है। तो वहीं दसौनी ने निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में क्या फर्क है कि आज तक मणिपुर में रुख नहीं किया गया, ना कोई आक्रोश दिखाई दिया। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? भाजपा केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयां वहां हो रही हैं वहां के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहां के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख ना करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली ना निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है। नमस्कार जी। हाँ। और काशीपुर में सनातन धर्म के लोगों ने रामलीला परिसर में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन को एसडीएम अभय प्रताप सिंह को सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक हमले किए जा रहे हैं। वहां के हिंदू और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौने कार्य किए जा रहे हैं। सनातन धर्म के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां के हिंदू लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से ये मांग की है कि शीघ्र हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यक लोगों को रक्षा की जाए। और इन्होंने कहा कि भारत का एक और हिंदू बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़ा है। आक्रोश रैली अपने आप में बता रही है कि कितना आक्रोश अब हिंदुओं में धीरे धीरे पनप रहा है। और इस आक्रोश को बांग्लादेश को, यूएनओ को, हमारी सरकार को उनको समझकर और इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो है, अगर बांग्लादेश में ये अत्याचार नहीं रुके तो इसकी जो जिम्मेदार है वो यूएनओ होगी और बांग्लादेश की सरकार होगी। और इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है और जो बांग्लादेश का खाना पीना है या जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई हो भारत से होती है। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू समाज जो वहाँ अल्पसंख्यक उस पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, अमानवीय घटनाएं की जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्था पर लगातार चोट की जा रही है। उन कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में आज काशीपुर में मानवाधिकार मंच के बैनर तले और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल दौड़ते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में
पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और बदली महोखाने डाकच की तस्वीरें। जी हां, कभी गंदगी के अंबार और बदहाल नालियों के लिए पहचाने जाने वाला जनपद उधम सिंह नगर का महुआ खेड़ा गंज अब स्वच्छता का प्रतीक बनता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। इस बदलाव का श्रेय नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिवक्ता अधिकारी सतीश कुमार को जाता है, जिनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने क्षेत्र को गंदगी से छुटकारा दिलाकर स्वच्छता का उदाहरण बना दिया है। सतीश कुमार का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गांव और शहर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। इसे साकार करने के लिए उन्होंने टीमों का गठन किया है और कई हिदायत भी दी है। क्षेत्र में गंदगी की किसी भी समस्या को सहन नहीं किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा है कि हमारा देश एक स्वच्छ सुंदर साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका और आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली में यशवंत सिंह गिरकर घायल हो गए हैं, जहां पर उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नंदा नगर क्षेत्र के सुंग गांव निवासी यशवंत सिंह देर बाद गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर में काफी गंभीर चोट आई है, तो वहीं उन्हें जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने हायर सेंटर ले जाने की सलाह पर हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा गया। और वहीं चमोली जिले के मंडल घाटी में सती शिरोमणि की अनुसैया देवी मेला में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है, जहां मंदिर समिति की ओर से मेले के दौरान आने वाले भवनों के आवास और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसी क्रम में चमोली जिला प्रशासन की ओर से मेले में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 50 कंबलें मंदिर समिति को उपलब्ध कराई गई है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों को कंबल प्रदान किए। इस साल सती शिरोमणि श्री अनुसैया देवी मेला 14 और 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।